हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 के एनसीईआरटी बोर्ड पर आधारित फिजिक्स का पहला चैप्टर था प्रकाश का प्रवाह तथा अपवर्तन। उससे जितने भी रिलेटेड टॉपिक थे उसने मैंने आपको बता दिया था। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो आज हम बात करते हैं कि एनसीईआरटी पर जो पीछे क्वेश्चन दिए रहते हैं किताबों पर, आज हम उन्हीं के विषयों में चर्चा करने वाले हैं। तो आज हम आप लोगों को एनसीईआरटी पर आज एनसीईआरटी के 10 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और आप लोग पूरे मनोरंजन के साथ वीडियो को देखिए और उसका लाभ उठाएं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारा नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तो एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन हमने यहाँ से उठाया है, पीछे दिया है क्वेश्चन में कि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस को परिभाषित कीजिए। कह रहा है क्वेश्चन पहला है अवतल दर्पण के मुख्य फोकस को परिभाषित कीजिए। तो हमने बताया था आप लोगों को इन सब के बारे में हमने वीडियो में चर्चा किया था, लेकिन उसी से रिलेटेड कुछ टॉपिक जो था एनसीईआरटी के पीछे दे दिया है और उसी टॉपिकों से एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। तो बात करते हैं आज हम। देखिए दोस्तों, हमने बताया था कि ये हमारा गोलीय दर्पण हुआ और ये क्या हुआ, हमारा मुखच्छ हुआ। तो परिभाषा इसका बताए थे हमने, फिर एक बार बताने जा रहे हैं आज कि गोलीय दर्पण के, ये हमारा गोलीय दर्पण हुआ और गोलीय दर्पण के मुख अक्ष के, अर्थात ये लाइन हमारा मुखच्छ हुआ और मुख अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है उस बिंदु को कहा जाता है मुख्य फोकस। अर्थात यहाँ से प्रकाश की किरणें, देखिए यहाँ पर ये हमारा दर्पण हुआ होता और ये जो हमारा हुआ क्या हुआ, मुख अक्ष हुआ। इसी के समांतर ये किरण यहाँ से आई तो कहाँ गई, दर्पण पर गई, दर्पण पर गिरी तो टकरा के कहाँ गई, एक बिंदु से गई और जिस बिंदु से गई इसी बिंदु को कहा गया फोकस दूरी। तो गोलीय दर्पण के मुख अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस मुख अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती हैं उस बिंदु को कहा जाता है मुख्य फोकस। ये था हमारा एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। एक कोई गोलीय दर्पण है जिसकी वक्रता त्रिज्या अर्थात r बराबर 20 सेंटीमीटर हमको दिया है, तो इसकी फोकस दूरी पूछ रहा है। हमने आप लोगों को बताया था वक्रता केंद्र और फोकस दूरी में संबंध, तो फार्मूला वहां पर था हमारा f बराबर r/2 का। तो यहाँ पर हमको दिया है r दिया है, f निकालना है, तो सीधा सा फार्मूला लगाएंगे f बराबर r/2 का, जहां r हमको दिया है 20 सेंटीमीटर बटा 2 बराबर 10 सेंटीमीटर। ये था दूसरा क्वेश्चन। तो ये था दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है यह बराबर r/2। न्यूमेरिकल इनमें बहुत आसान है, हर बार एग्जाम में 4 या 5 नंबर के क्वेश्चन इनमें से पूछे जाते हैं प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन से। तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा तथा आवर्तित प्रतिबिंब बना सके। कह रहा है तीसरा क्वेश्चन, उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा तथा आवर्तित प्रतिबिंब बना सके। तो उत्तर है हमारा, आंसर है उसका उत्तर अर्थात है अवतल दर्पण। कैसा, कौन सा आंसर है, अवतल दर्पण। अर्थात अवतल दर्पण में जो बिंब होता है वह सीधा बनता है और आवर्तित बनता है। तीसरा क्वेश्चन है कि हम वाहनों में, चौथा क्वेश्चन है हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं। कह रहा है क्वेश्चन चौथा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा भी जा सकता है इस बार। कह रहा है हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं। तो सीधा सा आंसर है इसका, हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दर्पण के रूप में वरीयता इसलिए देते हैं क्योंकि उत्तल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वह सीधा बनता है और आभासी बनता है, जिससे जो होता है ये वस्तु का काफी छोटा प्रतिबिंब बनाते हैं, जिसके कारण इनका दृष्टि क्षेत्र बहुत अधिक होता है, जिससे ड्राइवर अपने पीछे के वस्तु को बहुत बड़े क्षेत्र में देखने में समर्थ हो जाता है। तो एक बार फिर से आंसर को रिपीट करते हैं। कह रहा है हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दर्पण के रूप में वरीयता इसलिए देते हैं क्योंकि उत्तल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वह छोटा बनता है और आभासी बनता है। और प्रतिबिंब कैसा बनता है, वस्तु कैसा बनता है, वस्तु का काफी छोटा प्रतिबिंब बनता है, जिस कारण से इसका दृष्टि क्षेत्र बहुत अधिक होता है, जिस कारण से ड्राइवर अपने पीछे के वस्तु को जो होता है बहुत बड़े क्षेत्र में देखने में समर्थ हो जाता है। तो पांचवा आंसर है हमारा, पांचवा क्वेश्चन एनसीईआरटी का। कह रहा है उस अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी। उस अवतल दर्पण, नहीं कह रहा है उत्तल दर्पण, सॉरी यहाँ पर लिया है। कह रहा है उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। कह रहा है उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी अर्थात यह बराबर क्वेश्चन मार्क जिसकी वक्रता त्रिज्या कितनी दी है 32 सेंटीमीटर, अर्थात r बराबर हमारा दिया है
32 सेंटीमीटर। तो हम वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध स्थापित किए थे, तो वहां निकल के आया था F बराबर r/2। तो इन्हीं सूत्र का प्रयोग करके हम यहाँ पर लगाएंगे F बराबर r/2 का, जहां पर ये हमारा दिया सेंटीमीटर में, जहां पर r बराबर हमको मिल गया 32 सेंटीमीटर बटा 2, यानी कि कुल मिला के आ गया हमारा 16 सेंटीमीटर। ठीक, 6वां क्वेश्चन है, कह रहा है 6वां क्वेश्चन आवर्धन से दिया है। आवर्धन बराबर हमने बताया था कि m बराबर होता है -v/u, m बराबर होता है -v/u। तो उसी से रिलेटेड टॉपिक उठाया है यहाँ पर क्वेश्चन में। सवाल है, कह रहा है सवाल को पढ़ते हैं। कह रहा है कोई अवतल दर्पण है जिसके सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है, अर्थात एक अवतल दर्पण है जिसके 10 सेंटीमीटर दूरी पर, दूरी यानी कि u बराबर दिया है हमारा -10 सेंटीमीटर। ठीक, कह रहा है कोई अवतल दर्पण है जिसके सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर कोई 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे किसी बिंब का 3 गुना आवर्धित बड़ा 3 गुना आवर्धित बड़ा, अर्थात यम मतलब आवर्धन दिया है हमारा कितना -3। जब यहाँ बिंब जो होगा बड़ा बनेगा तो आवर्धन माइनस होगा, और जब यहाँ पर प्रतिबिंब जो होगा अर्थात गुना नहीं छोटा बनेगा तो वहां पर आवर्धन प्लस होगा। तो हम जानते हैं कि यम बराबर हमारा होता है -v/u। इसी फार्मूले का इस्तेमाल करके सवाल को हल करेंगे। तो m बराबर होता है -v/u। तो m का मान हमारा यहाँ पर दिया है -3, और -v का मान हमको ज्ञात करना है, और u का मान हमको दिया है कितना -10 सेंटीमीटर। ठीक, तो यहाँ पर देखिए इसका हम अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर माइनस से माइनस हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 3u बराबर हमारा बचा v, और u का मान हमको दिया है -10, तो 3 गुणे -10 बराबर क्या v, तो -30 सेंटीमीटर। अर्थात निकल के आया हमारा प्रतिबिंब, जो निकल के आया कितना आया -3 सेंटीमीटर। बात यहाँ पर ध्यान हमको ये रखना है, जब कहेगा 3 गुना, यानी कि जब कहेगा आवर्धित बड़ा, जब प्रतिबिंब बड़ा बनेगा अर्थात कई गुना अधिक बड़ा बनेगा तो आवर्धन वहां पर माइनस होगा, और जब छोटा बनेगा तो आवर्धन वहां पर प्लस होगा। 5वां 6वां क्वेश्चन हमारा समाप्त हुआ। अब हम बात करते हैं 7वें क्वेश्चन की। 7वां क्वेश्चन कह रहा है हमारा, सातवां क्वेश्चन है, कह रहा है कि वायु में गमन करती हुई प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है, अर्थात वायु में गमन करते हुए प्रकाश की एक किरण जल में, यानी कि वायु हो गया हमारा यहाँ से आई, जल में जैसे गई जैसे तिरछी पड़ गई। ठीक है, ये बात कह रही है, तिरछी पड़ती है तो क्या प्रकाश किरण अवलंब की ओर झुकेगी अथवा अवलंब से दूर हटेगी, बताइए क्यों। तो सीधा सा आंसर है इसका कि प्रकाश किरण अवलंब की ओर क्या होगी, झुकेगी। प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकेगी। क्यों झुकेगी, इसका कारण है कि विरल माध्यम वायु से व सघन माध्यम जल में प्रवेश करने से इसकी चाल में कमी आएगी। तो कह रहा है जब कोई विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो उसकी चाल में कमी आती है। तो यहाँ विरल माध्यम क्या लिया गया है, वायु है, और सघन माध्यम क्या है, जल है। तो जब सघन विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगी तो प्रकाश की चाल में कमी होगी। तो 7वां क्वेश्चन हमारा हुआ समाप्त। 8वां क्वेश्चन है हमारा, 8वां क्वेश्चन कह रहा है सवाल में कि प्रकाश वायु में 1.50 अपवर्तनांक बराबर होता है यन बराबर हमारा कितना दिया सवाल में 1.50 दिया है सवाल में। प्रकाश वायु से 1.50 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है। कांच की प्लेट अर्थात कांच की प्लेट भेजी मतलब क्या हुआ हमारा, बेग, जी मतलब ग्लास मतलब क्या हुआ कांच, और भी मतलब क्या हुआ बेग। ये हमको निकालना है, जहां पर निर्वात में प्रकाश की चाल हमको दी गई है। निर्वात में प्रकाश की चाल c बराबर हमको दिया है 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड। तो बात यहाँ पर की जाएगी, तो हम जानते हैं अपवर्तनांक का परिभाषा कि भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। तो हमारा यहाँ पे फार्मूला निकल के आएगा हमारा सीधा n बराबर
यन बराबर होता है हमारा सी अपान भीजी। तो हमको यहाँ पर क्या निकालना है, भीजी निकालना है। तो भीजी का हम तिरछा गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, भीजी एन बराबर होगा सी, और भीजी निकालना है तो यहाँ एन का गुणा हुआ, यहाँ हो जाएगा क्या 5। तो भीजी बराबर हो जाएगा हमारा सी बटा एन। तो देखिए सी का मान हमको दिया है, भीजी बराबर क्या हो जाएगा, भीजी बराबर सी का मान 3 गुणे 10 घाते माइनस 10 घाते 8 अपान 1.5। तो 2.5 गुना 5, तो भीजी का मान हमारा निकल के आया 2 गुणे 10 घाते 8 मीटर पर सेकेंड। 8वां क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब बात करते हैं 9वें क्वेश्चन की, बात करते हैं 9वें क्वेश्चन की। 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि अधिकतम प्रकाशिक घनत्व के माध्यम को ज्ञात कीजिए। अधिकतम प्रकाशिक घनत्व के माध्यम को ज्ञात कीजिए तथा न्यूनतम प्रकाशिक घनत्व के माध्यम को भी ज्ञात कीजिए। तो अधिकतम प्रकाशिक घनत्व हीरे का होता है, कितना होता है 2.42। अधिकतम प्रकाशिक घनत्व जो होता है हीरे का होता है 2.42। तो न्यूनतम प्रकाशिक घनत्व किसका होता है, अधिकतम एक बार हुआ, एक बार न्यूनतम प्रकाशिक घनत्व हवा का होता है। किसका होता है, हवा का होता है। कितना होता है, हवा का होता है 1.003। अधिकतम प्रकाशिक घनत्व हीरे का होता है 2.42 और न्यूनतम प्रकाशिक घनत्व किसका होता है, हवा का होता है 1.0003। ठीक। 10वां क्वेश्चन है, कह रहा है हमारा 10वां क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। 10वां क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि आपको केरोसिन, तारपीन का तेल तथा जल दे दिया जाए। कह रहा है केरोसिन दे दिया यानी कि मिट्टी का तेल, केरोसिन दिया है, उसके बाद क्या दिया है, जल दिया है, उसके बाद क्या दिया है, तारपीन दिया है, और इनके शायद अपवर्तनांक भी दिया है क्वेश्चन में। केरोसिन का अपवर्तनांक दिया है 1.44, केरोसिन का अपवर्तनांक 4.44 दे दिया है। और जो बात कर रहा है उसके बाद हमको तारपीन का अपवर्तनांक दिया है 1.47 और जल का अपवर्तनांक कितना दिया है 1.33। तो इसमें अपवर्तनांक तो दे दिया। अब इसमें बात कर रहा है इनमें से किसमें प्रकाश सबसे अधिक तीव्र गति से चलता है, अर्थात इन तीनों में से प्रकाश सबसे अधिक किसमें चलेगा। तो आंसर इसका क्या, जल में चलेगा। क्यों चलेगा, बात करते हैं क्यों चलेगा। क्योंकि जल का जो अपवर्तनांक है वो केरोसिन तथा तारपीन के तेल से कम है। क्या है कि प्रकाश जल में सबसे अधिक तीव्र गति से गति करेगा, क्योंकि जल का जो अपवर्तनांक है वह केरोसिन और तारपीन से कम है। 11वां क्वेश्चन है कि हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है। 11वां क्वेश्चन है हमारा कि हीरे का अपवर्तनांक 2.2 है। इससे आप इस कथन से आप क्या समझते हैं। कह रहा है कि 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि हीरे का अपवर्तनांक 2.2 है, 2.2 है। तो इस कथन से क्या अभिप्राय है, तो अभिप्राय यह है कि वायु तथा निर्वात में प्रकाश के वेग और हीरे के वेग का अनुपात इतना है। कह रहा है निर्वात में प्रकाश का वेग, कह रहा है निर्वात, देखिए यहाँ पर कह रहा है कि वायु या निर्वात में, तो वायु या निर्वात में, तो कह रहा है वायु अथवा निर्वात में प्रकाश का वेग और हीरे में प्रकाश का वेग के अनुपात इतना है। तो प्रकाश के वेग तथा और हीरे में प्रकाश के वेग का अनुपात 2.42 है। ठीक है। अगला सवाल है 12वां, किसी लेंस की एक डायोप्टर क्षमता को परिभाषित कीजिए। तो पिछले वीडियो में हमने बताया था इसका परिभाषा, तो वीडियो एक बार फिर से परिभाषा बताते हैं। जब कि एक डायोप्टर लेंस की वह क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर होती है। एक डायोप्टर लेंस की वह क्षमता होती है इसकी फोकस दूरी 1 मीटर होती है, अर्थात P बराबर हमारा होता है 1/F। और P क्या है, लेंस की क्षमता है, जिसका मात्रक क्या है, डायोप्टर है।
आज हम बातें अपनी यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारा वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। अगर वीडियो अच्छा बना है तो एक लाइक जरूर करिएगा आप लोग। धन्यवाद। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि वायु या निर्वात में, चलो तो वायु या निर्वात में, तो कह रहा है वायु अथवा निर्वात में प्रकाश का वेग और हीरे में प्रकाश का वेग के अनुपात इतना है। तो प्रकाश के वेग तथा और हीरे में प्रकाश के वेग का अनुपात 2.42 है। ठीक है। अगला सवाल है 12वां, किसी लेंस की एक डायोप्टर क्षमता को परिभाषित कीजिए। तो पिछले वीडियो में हमने बताया था इसका परिभाषा, तो वीडियो एक बार फिर से परिभाषा बता दें। जब कि एक डायोप्टर लेंस की वह क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर होती है। एक डायोप्टर लेंस की वह क्षमता होती है इसकी फोकस दूरी 1 मीटर होती है, अर्थात P बराबर हमारा होता है 1/f। और P क्या है? लेंस की क्षमता है जिसका मात्रक क्या है? डायोप्टर है। आज हम बातें अपनी यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारा वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। अगर वीडियो अच्छा बना है तो एक लाइक जरूर करिएगा आप लोग। धन्यवाद।